हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 हिंदी मीडियम से यूपीएससी के लिए तैयारी और डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर से प्रीलिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करते हैं। और ये इस सीरीज को मैंने शुरू किया था 1 जून 2022 से। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें बात करेंगे 6 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। मुझे उम्मीद है आपने पीछे के सभी वीडियोस को जरूर देख रखा होगा। तो प्रीलिम्स के लिए तथ्य ये सब इसमें देखेंगे हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति पुरस्कार, फील्ड्स मेडल, कार्य प्रबंधक सूचकांक के पीएमआई क्या है, और आईएनवी आईआईटीज़, रिआईटीज़ और इनवीआईटीज़ ऐसे करके हैं ये, इन्हें समझेंगे कि क्या चीज़ है। सेवा शुल्क, हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है 2022, रेत बैटरी, केमो फसल परीक्षण, सह स्थान, ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा केरल में एंथ्रेक्स का प्रकोप, सीधे बीज वाले चावल, नरोबी उड़ता है ये क्या है, और बन्नी घास के मैदान, ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसे। तो शुरुआत करेंगे इस अभ्यास प्रश्न से। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण से होता है, बैक्टीरिया से बीमारी होता है। ये 5 बीमारी दे दिया, डेंगी, यक्ष्मा, कुष्ठ रोग, हेपेटाइटिस ए, पीला बुखार, कि कौन कौन होता है इसमें जीवाणु से। आपको ऑप्शन ऐसे दे देगा कि कूट का सही प्रयोग करिए 1 2 3, केवल 1 2 3, केवल 2 3, केवल 1 2 4 और 1 2 3 4 5। इसका आंसर करना आप कमेंट सेक्शन में, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार क्या है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की स्मृति में अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में पुरस्कार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील और विद्वान भी थे। उन्होंने 1946 के चुनाव में के बाद केंद्र सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। गॉट इट। इनकी अगर और देखें हम लोग, जैसे चंपारण में सत्याग्रह 1922 में रहे, भारत विभाजित 1946, ये इनके कुछ साहित्यिक कार्य हैं। आत्मकथा 1946, बांकीपुर जेल में उनकी 3 साल की जेल अवधि के दौरान लिखी गई उनकी आत्मकथा। महात्मा गांधी और बिहार की कुछ यादें 1949, बापू के कदमों में 1954, ये सब इनकी साहित्यिक कार्य हैं। और आज़ादी के बाद से ये 1960 में लिखा था। तो ये देख सकते हैं ये अवार्ड जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। फील्ड्स मेडल क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ और ने 8 और 24 आयामों में क्षेत्र पैकिंग समस्या पर यूक्रेनी गणितज्ञ मैरीना विजोस्का के काम को मान्यता दी। फील्ड्स मेडल IMU यानी कि जो इंटरनेशनल मैथमेटिशियंस जो यूनियन है, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। फील्ड्स मेडल हर 4 साल में 40 साल से कम उम्र के एक या एक से अधिक गणितज्ञों को मौजूदा काम के लिए उत्कृष्ट गणितीय उपलब्धि और भविष्य की उपलब्धि के वादे के लिए प्रदान किया जाता है। भारतीय मूल के विजेता में बात करें तो प्रिंसटन में उन्नत अध्ययन संस्थान के अध्यक्ष वेंकटेश 2018 में, और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में गणित विभाग के मंजुल भार्गव 2014 में इन्हें अवार्ड मिल चुका है। इस बार जिसे मिला आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बात करते हैं PMI, क्रय प्रबंधक सूचकांक। तो RBI के अनुसार भारत का सेवा क्षेत्र क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI जून में 59.2 पर चढ़ गया, जो 11 वर्षों में इसका उच्चतम स्तर है। क्रय प्रबंधकों के सूचकांक निजी क्षेत्र की कंपनियों के मासिक सर्वेक्षण से प्राप्त आर्थिक संकेतक है। IHS मार्केट भारत के लिए PMI का उत्पादन करता है। सूचकांक 500 विनिर्माण कंपनियों और 350 सेवा क्षेत्र की कंपनियों के सर्वेक्षण के बाद तैयार किया गया है। 50 से ऊपर का स्तर गतिविधि में विस्तार को दर्शाता है, जबकि नीचे कुछ भी संकुचन का संकेत देता है। इसके अलावा अगर इसके महत्व की हम लोग बात करें तो चूंकि सेवाएं हमारी अर्थव्यवस्था के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए सर्वेक्षण के निष्कर्ष अच्छी खबर बताते हैं। तो ये 5 की इंडस्ट्री इंडिकेटर्स अंडर परचेजिंग मैनेजर्स जो इंडेक्स है PMI, तो यही है इसके 5 इंडिकेटर। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स
न्यू ऑर्डर्स, इन्वेंट्री लेवल्स, प्रोडक्शंस, सुपर डिलीवरीज, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे इसके बारे में। तो ENVITs का मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। भले ही बाजार नीचे है, RIT और एनविट से रिटर्न बढ़ने की उम्मीद है। तो इन्विट्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट ऐसे निवेश साधन है जो म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं और सेबी द्वारा नियंत्रित होते हैं। आमतौर पर इस तरह के वाहन को कई निवेशक में आय सृजन करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के लिए धन छोटी रकम एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। RIT की बात करें, आर रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट एक ऐसी कंपनी जो आमतौर पर आय उत्पादक अचल संपत्ति या संबंधित संपत्तियों का मालिक है और संचालित करती है। इनमें कार्यालय भवन, शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट, होटल, रिजॉर्ट, स्व भंडारण सुविधाएं, गोदाम और बंधक या ऋण शामिल हो सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ से, RITs कैपिटल यूज टू बाई एंड मैनेज, ये इन्वेस्टर्स, डिविडेंड्स और रियल एस्टेट्स ग्रोथ, और फिर यहाँ पे प्रॉफिट्स। सेवा शुल्क क्या है? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCP उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत ने होटल और रेस्तरां को खाद्य बिल में स्वचालित रूप से डिफ़ॉल्ट रूप में सेवा शुल्क जोड़ने से रोक दिया है। सेवा शुल्क क्या होता है? सर्विस टैक्स बोलते हैं इसको। वे प्राथमिक उत्पाद या सेवा की खरीद से जुड़ी सेवाओं के भुगतान के लिए एकत्र किए गए एक प्रकार के शुल्क हैं ये। तो ये काफ़ी चर्चा में था, इसे आप देख लेना, पढ़ लेना ये पूरा, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, बहुत चर्चा में था ये। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप जेप्टो, शिपरॉकेट और ये टर्टल लिमेंट संभावित गेंडा की शीर्ष सूची में है। बेंगलुरु भारत की स्टार्टअप राजधानी बना हुआ है। यहाँ 46 संभावित यूनिकॉर्न का घर है। तो ये स्टार्टअप्स कैसे कैसे होती हैं? यूनिकॉर्न्स क्या होता है? तो कंपनीज फाउंडेड आफ्टर 2000 एंड वैल्यूड एटलीस्ट $1 बिलियन, जैसे क्रेड है, मतलब ऐसी कंपनी जिनका स्थापना 2000 के बाद हुआ है और उनकी वैल्यू $1 बिलियन का मतलब 7500 करोड़ अगर उस कंपनी की वैल्यू हो गई तो उसको यूनिकॉर्न बोलेंगे। जैसे अभी फिजिक्स वाला अभी हाल ही में यूनिकॉर्न बना है। टोटल कितने यूनिकॉर्न है इंडिया में, आप बताना कमेंट सेक्शन में। ये सब टाइप्स हैं, ये देख सकते हो। ये गैजल्स लाइकली टू बिकम यूनिकॉर्न्स इन 2 ईयर्स, ये इसका है $500 मिलियन to $1 बिलियन, जैसे डुंजो, रैपिडो। चीतास लाइकली टू बिकम यूनिकॉर्न्स इन 4 ईयर्स, जैसे पेपर फ्राई, शुगर कॉस्मेटिक्स, ये सब हैं, ये इस तरह के स्टार्टअप्स हैं। नेक्स्ट, रेत बैटरी। फिनिश शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली पूरी तरह से काम वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक बार में महीनों की तरह हरित ऊर्जा को स्टोर कर सकती है। ये कैसे काम करता है तो इसको समझेंगे हम लोग। चार्जिंग, निम्न श्रेणी की रेत का उपयोग करके उपकरण को सौर या पवन से सस्ती बिजली में बनाई गई गर्मी से चार्ज किया जाता है। भंडारण की बात करें तो रेत साइलों में रखी गई गर्मी को लगभग 500 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित करती है। रेत गर्मी के भंडारण के लिए एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है और समय के साथ कम हो जाती है। फिर है डिस्चार्ज। तो जब ऊर्जा की कीमतें अधिक होती हैं और सर्दियों में बैटरी गर्म हवा को डिस्चार्ज करती है तो जिला हीटिंग सिस्टम के लिए पानी को गर्म करती है और जिसके बाद घरों में, कार्यालय और यहाँ तक कि स्थानीय स्विमिंग पूल के आसपास पंप किया जाता है। ये नियम है। तो ये देख सकते हो कि हाउ सैंड बैटरीज वर्क, इसमें आप पढ़ लेना। ये पहला स्टेप है। सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सम यूज डायरेक्टली, मोस्ट स्टोर्ड एज हीट इन सैंड बैटरी। ये पूरा इसका प्रोसेस है। हॉट वाटर यूज टू हीट बिल्डिंग्स ईयर राउंड, ऐसे करके हैं। नेक्स्ट है केमो फसल परीक्षण। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि बहुरंगी फसलों के पैचवर्क उन्हें कीटनाशकों के प्राकृतिक विकल्प के रूप में कीटों में सादे दृष्टि से छिपाने में मदद करेंगे। चुकंदर के खेतों को फूड डाई से अलग अलग रंगों में रंगा गया है। रंग और पौधे और मिट्टी के बीच अंतर डाई का उपयोग करके एफिड्स जैसे कीटों के फसलों को प्रभावी रूप से सादे दृष्टि में छिपा देगा। तो ये देख सकते हैं आप। सह स्थान कोलोकेशन एक डेटा सेंटर सुविधा है जहां तीसरे पक्ष सर्वर और अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए जगह पट्टे पर दे सकते हैं। ये सर्वर स्थापित करने और डेटा के भंडारण के लिए बिजली की आपूर्ति, बैंडविड्थ और कूलिंग जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं। ग्राहक आमतौर पर रैक, कैबिनेट, पिंजरे या कमरे की जगह पर पिंजरे या कमरे से जगह किराए पर लेते हैं।
कोलोकेशन। तो ये देख सकते हो यहाँ पे व्हाट इज़ कोलोकेशन होस्टिंग। कोलोकेशन होस्टिंग इज सिमिलर टू डेडिकेटेड होस्टिंग विद वन नोटेबल एक्सेप्शन। तो इसको आप समझ सकते हो, ये डेडिकेटेड होस्टिंग्स, कोलोकेशन होस्टिंग्स, यहाँ से इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये सब हैं। इम्प्रूव्ड इंटरनेट बैंडविड्थ, सर्वर कूलिंग सिस्टम्स एंड क्लाइमेट कंट्रोल, रिलायबल पावर, इसके बेनिफिट हैं। केरल में आया है ये एंथ्रेक्स प्रकोप। त्रिशूर जिले के अथिरापल्ली में जंगली सुअर के कई शव मिलने के बाद एंथ्रेक्स का प्रकोप घोषित किया गया है। एंथ्रेक्स एक गंभीर संक्रामक रोग है जो बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया से होता है ये। एंथ्रेक्स को वुल सार्टर डिजीज़ या मैलिगेंट पॉस्ट्यूल भी कहा जाता है। यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक रॉड के आकार के बैक्टीरिया के कारण होती है। ये जीवाणु प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाए जाते हैं। WHO के अनुसार एंथ्रेक्स शाकाहारी जीवों की एक बीमारी है जो जंगली और घरेलू जानवरों को प्रभावित करती है। ये एक जूनोटिक रोग है, इस प्रकार ये जानवरों से मनुष्यों में संक्रमणीय है। तो आप इसे देख सकते हैं, इसका पूरा साइकिल, ये एंथ्रेक्स का साइकिल क्या है, कैसे ये मनुष्यों में आ सकता है। फिर ये चर्चा में सीधे बीज वाले चावल, DSR को प्रसारण बीज तकनीक भी कहा जाता है। यह धान की बुआई की पानी बचाने वाली विधि है। इस विधि से बीजों को सीधे खेतों में ड्रिल किया जाता है। यह पारंपरिक जल गहन विधि के विपरीत भूजल की बचत करता है, जिसके तहत चावल के पौधों को नर्सरी से जल भराव वाले खेतों में प्रत्यारोपित किया जाता है। नेक्स्ट है, ये चर्चा में है नैरोबी मक्खियाँ। पूर्वी सिक्किम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लगभग 100 छात्रों ने नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने के बाद त्वचा में संक्रमण की सूचना दी है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो नैरोबी मक्खियाँ, जिन्हें केन्याई मक्खियाँ या ड्रैगन बग, पूर्वी अफ्रीका के मूल निवासी भी कहा जाता है। छोटे भृंग जैसे कीड़े, वे नारंगी और काले रंग के होते हैं, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पनपते हैं, जैसे कि पिछले कुछ हफ्तों में सिक्किम में देखा गया था। आमतौर पर कीटों पर हमला करते हैं जो फसलों का उपभोग करते हैं और मनुष्यों के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन कभी कभी वे सीधे मनुष्यों के संपर्क में आते हैं। ये मक्खियाँ काटती नहीं है, लेकिन अगर किसी त्वचा पर बैठकर परेशान होती हैं तो एक शक्तिशाली अम्लीय पदार्थ छोड़ती हैं जो जलने का कारण बनती हैं। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यही है, इस तरह का निशान बना देते हैं ये। बनी घास के मैदान, गुजरात वन विभाग आने वाले वर्ष में 10,000 हेक्टेयर बन्नी घास के मैदान को बहाल करेगा। बौन घोषणा के तहत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत का ये प्रयास है। अब इसके बारे में समझ सकते हैं थोड़ा सा। इसका स्थान तो गुजरात के कच्छ के महान रण के पास स्थित एशिया में सबसे बड़ा घास का मैदान, गुजरात में 45% चरगाहों के लिए जिम्मेदार है। पारिस्थितिकी तंत्र और वनस्पति, बन्नी 2 पारिस्थितिकी तंत्र, आर्द्र भूमि और घास के मैदान एक साथ मिश्रित होते हैं। इसमें कम उगने वाले पौधे, फोप्स और ग्रामीनोइड्स का प्रभुत्व है, जिनमें कई जो है हेलोफाइल नामक सहिष्णु हैं। यह एक आरक्षित वन है। सबसे प्रतिबंधित वन स्थानीय लोगों को तब तक प्रतिबंधित किया जाता है जब तक किसी वन अधिकारी द्वारा बंदोबस्त के दौरान विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती। मलधारी बन्नी में रहने वाला एक आदिवासी चारवाहा समुदाय है। ये भारत में चीता के अंतिम शेष आवासों में से एक है और प्रजातियों के लिए संभावित पुनरुत्पादन स्थल भी है। समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारी अनियंत्रित चराई, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, एक हानिकारक विदेशी वृक्ष प्रजाति है, का व्यापक प्रवेश, बन्नी की और बहने वाली नदियों पर बने बांध, सूखे की आवधिक घटना और मिट्टी की लवणता में निरंतर वृद्धि। तो ये देख सकते हैं, ये बन्नी एरिया है गुजरात के कच्छ में। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आज कवर कर लिए 6 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग। देखिए, इसको बनाने का मेरा डेली बेसिस पे एक मात्र मकसद ये है कि एक तो रिवीजन हो जाए आपका, और अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स या द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपके नोट्स में ये सारे पॉइंट्स ऐड हैं कि नहीं, ये 2 लक्ष्य हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है कि आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में खबरों में रहे दक्षिणी ध्रुव पर स्थित कण संसूचक आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सुना होगा, अभी खबर में था ये आइस क्यूब। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, जिसमें एक घन किलोमीटर बर्फ शामिल है। यह डार्क मैटर की खोज के लिए एक शक्तिशाली दूरबीन है। यह गहरे बर्फ में दब गया है। अब पूछ रहे कि इनमें से कौन सा सही है। तो अगर आपने पढ़ा है तो फिर आंसर कर दोगे आइस क्यूब के बारे में। ये तीनों स्टेटमेंट आपको ऑप्शन ऐसे देगा
केवल एक, केवल दो तीन, एक तीन, एक दो तीन। तो इसमें डी हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना दिए गए वो सही हैं। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, यहाँ पे कुछ इसके बारे में और भी है। तो न्यूट्रिनो एक फॉर्मियन है जो केवल कमजोर संपर्क और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बातचीत करता है। न्यूट्रिनो का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह विद्युत रूप से तटस्थ है, क्योंकि इसका बाकी द्रव्यमान इतना छोटा है कि लंबे समय तक शून्य माना जाता है। आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला का निर्माण अंटार्कटिका के अमुंडसेन स्क्वाड दक्षिणी ध्रुव स्टेशन पर किया गया है। परियोजना एक मान्यता प्राप्त शर्नबर्ग प्रयोग है। यह लगभग 2500 मीटर की गहराई तक फैली सतह के नीचे दबी हुई है। चलो एक और क्वेश्चन है कि मनोरंजन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। अभी आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। संवर्धित वास्तविकता में एक नकली वातावरण बनाया जाता है और भौतिक दुनिया पूरी तरह से बंद हो जाती है। दूसरा है कि आभासी वास्तविकता में कंप्यूटर से उत्पन्न छवियों को वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेश पर प्रक्षेपित किया जाता है। तीसरा है एआर व्यक्तियों को दुनिया में उपस्थित होने की अनुमति देता है और स्मार्टफोन या पीसी के कैमरे का उपयोग करने के अनुभव को बेहतर बनाता है। और भी एक स्टेटमेंट है इसमें। चौथा है कि वीआर दुनिया को बंद कर देता है और एक व्यक्ति को स्थानांतरित करता है, एक पूर्ण विसर्जन अनुभव प्रदान करता है। गेम्स के बारे में है। अब इसमें ये कथन दिए गए हैं, कौन से कथन इसमें सही है। तो तीसरा और जो चौथा कथन है ना, ये दोनों सही है। फिर से एक बार अगर इसे आप पढ़ोगे तो फिर पता चल जाएगा। क्वेश्चन ये था कि मनोरंजन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो तीसरा ये कथन सही है कि एआर व्यक्तियों को दुनिया में उपस्थित होने की अनुमति देता है और स्मार्टफोन या पीसी के कैमरे का उपयोग करने के अनुभव को बेहतर बनाता है। तीसरा सही है। और इसमें चौथा स्टेटमेंट ये भी सही है कि वीआर दुनिया को बंद कर देता है और एक व्यक्ति को स्थानांतरित करता है और एक पूर्ण विसर्जन अनुभव प्रदान करता है। तो तीसरा और चौथा इसमें सही है। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन बी राइट आंसर। गॉट इट। इसको आप समझ सकते हो, ये पढ़ लेना आप यहाँ पे। एआर वास्तविक दुनिया की एक सेटिंग का उपयोग करता है, जबकि वीआर पूरी तरह से आभासी है। एआर उपयोगकर्ता वास्तविक दुनिया में अपनी उपस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। वीआर उपयोगकर्ता सिस्टम द्वारा नियंत्रित होते हैं। वीआर को हेडसेट डिवाइस की आवश्यकता होती है, लेकिन एआर को स्मार्टफोन से एक्सेस किया जा सकता है। एआर आभासी और वास्तविक दुनिया को बढ़ाता है, जबकि वीआर केवल काल्पनिक वास्तविकता को बढ़ाता है। तो ये समझ गए होंगे एआर और वीआर क्या होता है। गॉट इट। एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व सीजेआई करते हैं और इसमें अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, एक एचसी मतलब हाईकोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। पहला वाला तो सही है, ये दूसरा गलत है। केवल एक सही है इसमें। ठीक है, ये कॉलेजियम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट वाला सीन नहीं है ऐसा। तो इसको आप पढ़ लेना यहाँ पे, कॉलेजियम सिस्टम क्या है। कॉलेजियम सिस्टम तो यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व सीजेआई करते हैं और इसमें अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। और एक एचसी कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस अदालत के 2 ये हाईकोर्ट में भी कॉलेजियम व्यवस्था है, लेकिन इसमें 4 नहीं बल्कि 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में 4 रहेंगे। गॉट इट। ये क्लियर हो गया ना। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। पहला कथन है कि लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम की समिति दोनों में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कि संसद समितियों की सिफारिशों से बाध्य नहीं है। अब इसमें बोल रहा है कि कौन से इसमें सही नहीं है। अच्छा, ये दोनों में कौन गलत है ये बताना है। पहला गलत है, दूसरा गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है। आपको ऑप्शन ऐसे देगा, कौन सा इसमें सही नहीं है। केवल एक, केवल 2 या दोनों सही नहीं है। ना तो एक, अच्छा मतलब ना पहला सही है ना दूसरा सही है। सही नहीं है, सही नहीं है मतलब गलत कौन है। सवाल सीधा ये है कि गलत कौन है। तो क्या पहला गलत है, दूसरा गलत है, दोनों गलत है या दोनों सही है। इस तरह का आपके पास ऑप्शन है। इसका आंसर करना कमेंट सेक्शन में। पीछे की सभी वीडियोस को जरूर देखना है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा। और डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। आपके प्रीलिम्स एग्जाम में अभी टाइम है तो तैयारी करिए मन लगा के, और बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि किसी अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो बना सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।